जिन्होंने भारतीय समाज को एक अमूल्य योगदान दिया। उसके बाद इस स्कूल के प्राचार्य महोदय और सभी शिक्षक दल का मैं अभिवादन करता हूँ, जो आपको ज्ञान दीप, ज्ञान दान प्रतिदिन दे रहे हैं। और यहाँ सभी विद्यार्थी और विद्यार्थियों को मेरा शुभकामना। मैं यहाँ कोई ज्ञान बांटने नहीं आया। आप लोग काफ़ी आप लोग अब स्वयं ही समझदार हो गए हैं, उस उम्र की सीमा तक पहुंच गए हैं, इसलिए आपको ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं अभी आप लोगों से मदद मांगने आया। आपकी मदद की सख्त जरूरत है हमें। बिहार भारत के सभी राज्यों में सबसे पिछड़ा प्रदेश है। हर क्षेत्रों में बिहार मजदूरों का कारखाना बना हुआ है। पूरे देश के राज्यों में कल कारखानों में, खेतों में, घरों में हम लोग मजदूर सप्लाई करते हैं। इस बात से मेरा हृदय बड़ा आहत होता है और इस पर मैंने विचार करने के लिए मैं मजबूर हुआ कि आखिर ये स्थिति ऐसी है क्यों? बिहार इतना क्यों पिछड़ा हुआ है? इसका क्या कारण है? आप में से कोई बता सकता है? मैं आपके प्राचार्य महोदय से भी यही पूछ रहा था कि बिहार इतना क्यों पिछड़ा है। 1947 में सभी राज्य एक साथ स्वतंत्र हुए। ऐसा क्या हुआ कि बाकी राज्य पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ये सभी आगे बन गए, ये सभी मालिक बन गए और हम बिहारी उसी समय स्वतंत्र हुए और उनके घरों में, उनके खेतों में, उनके कारखानों में मजदूरी का काम करने लगे। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र, जो पटना है, बैलगाड़ी के युग में आज से करीब 2300 वर्ष पहले बैलगाड़ी के युग में सम्राट अशोक का राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु और उनका प्रभाव श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, ये जितने प्रदेश हैं ये सब जगह फैला हुआ है। और उनका आधिपत्य अफगानिस्तान से तमिलनाडु तक राज्य था। उनकी सेना में कौन थे? यही पाटलिपुत्र के लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने विजय पताका इतनी दूरों तक बैलगाड़ी के युग में फैलाया। और आज हम दूर सुदूर प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। इसका कुछ तो कारण होगा। इसका क्या कारण है? आपने कभी विचार किया? अभी मैं जहानाबाद के हर एक गांव में पद यात्रा कर रहा हूं, लोगों के समझने का, यहाँ की समस्याओं को समझने का। और महापरिवर्तन आंदोलन, बिहार में कोई एक परिवर्तन काम नहीं कर सकता है, महापरिवर्तन की ही जरूरत है। यहाँ इतनी स्थिति खराब है, उसको फैलाने का पद यात्रा का एक और भी लाभ है, अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। चलने से कुछ फायदा हो या ना हो, शरीर को तो कुछ फायदा हो ही जाए। बिहार की गरीबी का एकमात्र कारण हमारी नकारात्मक सोच है और चारित्रिक पतन है। बिहार के लोगों का चरित्र गिर चुका है।
उनकी मानसिकता विकृत हो चुकी है और वो गुलामी मानसिकता से पीड़ित है। इसके कारण हम बहुत पीछे पड़े। मंथरा की संस्कृति का यह बड़ा जोर है। मंथरा कौन थी आप लोग जानते होंगे रामचरितमानस में? जानते हैं? मंथरा का दो काम, एक तो खट तोड़ने का, जो कैकेयी को समझा रही थी भगवान राम के विरुद्ध, और दूसरा उसका बड़ा ही जबरदस्त चरित्र है जो बिहार पर लागू हो रहा है। दोनों बिहार पर लागू होता है। कौन से बहो की कहानी का कहानी चेरी छोड़ न होए। मतलब अगर कोई राजा बने तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? मुझको तो दासी ही रहना, मुझको तो रानी बनना। तो बिहार के लोग इस मानसिकता से पूरी तरह ग्रसित हैं। कुछ भी हो जाए बिहार में, या बिहार का, मेरे गांव का, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, हमको क्या लेना? गांव में अगर गंदगी है हमको क्या लेना? बिहार की राजनीति बहुत गंदी हो गई है, हमको क्या लेना? समाज में बहुत अपराध हो रहा है, सरकार हो रही है, हत्याएं हो रही है, हमको क्या लेना? अगर स्कूल काम नहीं कर रहा है, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, जितनी सारी सरकारी योजनाएं असफल हो रही है, तो ये हमको क्या लेना देना है? मंथरा ने जो कहा कि हमको क्या, उसी बिहार के बाहर से राज्यों में हम जाएंगे तो हर राजधानी में जो अपराधी होते हैं उनका बिहार। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी शिक्षा में हुआ। हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते इस क्षेत्र की बात। सबसे बड़ी पढ़ाई नैतिक अनहोना क्षेत्र का होना। पढ़ने से कोई महाविद्वान नहीं बनता और पढ़ने से कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक नहीं बनता, धनी नहीं बनता। और पढ़ने से कोई धनी बनता तो जितनी IAS अफसर हैं वो सभी अंदाजी में योगदान की टाटा करना तैयार कर सकते हैं। पढ़ाई में लोग किसके करते हैं? नौकरी पाने। इसी तरह नौकरी मिल जाए तो उनको भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो पूरा बिहार नौकरी पाने के लिए भी बढ़ना है। जब आपका लक्ष्य ही इतना छोटा है तो आप आगे कहाँ जाएंगे? जो बहुत पढ़ते हैं वो नौकर होते हैं, और जिनके पास आइडिया होता है, जिनके पास आत्मबल होता है, जिनके पास सपना होता है, वो मालिक होता है। तो हमारे माता पिता, हमारे अभिभावकों ने हमें सपना देखना सिखाया नहीं, हमको नौकर बनना सिखाया। इसलिए पूरा बिहार पढ़ रहा है नौकरी पाने, मतलब नौकर बनना। गुलामी मानसिकता हमें स्कूलों से पढ़ाई जाती है, हमें घरों में पढ़ाई जाती है, हमारे गांवों में पढ़ाई जाती है। इसीलिए यहाँ कोई मार्क जुकरबर्ग नहीं बनता, इसीलिए यहाँ कोई टाटा नहीं बनता, कोई अदानी नहीं बनता, कोई अंबानी नहीं बनता। गरीबी को हमने महिमा मंडित कर दिया है। गरीबों का कोई बुरा नहीं करता, हम तो गरीब हैं। अगर गरीब है तो बड़े सम्मान की बात। और अगर कोई धनी है तो हमारे यहाँ महान पुरुष कौन होते हैं? जो राजनीति है, जो अपनी अपनी जाति के नेता हैं। हम कभी अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला को गालियां देते हैं। क्यों देते हैं? वो शोषक है, ऐसा नहीं है। और इसी मानसिकता के कारण जो हमारी समाजवादी मानसिकता है कि जो गरीब है बड़े सम्मानित हैं, हम गरीब हैं।
हमारा चारित्रिक पतन हो चुका है, हम एक दूसरे की मदद नहीं करते, हम एक दूसरे को बढ़ा हुआ नहीं देखना चाहते, एक दूसरे की। अब गाँव में छोटे छोटे जमीन है, क्यों नहीं हम सामूहिक खेती करते? क्योंकि हम मिलकर काम कर ही नहीं सकते। परिवार टूट रहा है, गांव टूट रहा है, समाज टूट रहा है, पूरा बिहार जातिवाद के आधार पर बटा हुआ है। अब ये भी समस्या है कि बिहार में बहुत जातिवाद है। लोग आप सुनते हो अपने घरों में, पूरी राजनीति यहाँ जाति पर आधारित है। लेकिन आपको लगता है कि बिहार में जातिवाद है? लगता है? बिहार में कोई जातिवाद नहीं है। बिहार में विशुद्ध स्वार्थवाद है। सब जाति के बड़े बड़े नेता अपने अपने जाति के लोगों का भरपूर शोषण कर रहे हैं, उनको मूर्ख बनाकर अपने परिवार की भलाई कर रहे हैं। बाकी जातियां तो वैसे की वैसी ही हैं। 59% लोग यहाँ अशिक्षित हैं। तो गरीबी, बेकारी, भुखमरी ये बिहार में क्यों है? इसलिए है, इस आंकड़े के कारण कि एक सर्वे में कहा गया कि बिहार में और भारत में भी, लेकिन मैं बिहार की बात कर रहा हूं इसलिए बिहार के बारे में बोल रहा हूं। बिहार में 26% ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी मिल जाती है, आप नौकरी दे सकते हैं किसी कारखाने में, उनको उतनी योग्यता है। कल मैं गया था गांव में घूमने के लिए, तो जहां भी जाए, बेटा तो पढ़ा हुआ है, बेटी तो ग्रेजुएट पास कर ली है, लेकिन सब यहीं पड़े हुए हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही। सब लोग यहीं गांवों में पड़े हुए हैं। तो ये आंकड़ा बड़ा आपको समझने में आसानी होगी। 26% लोग ऐसे हैं जो योग्य हैं नौकरी करने के लिए, और 26% ऐसे हैं जिनको ठोक पीट कर, सिखाकर, कुछ प्रशिक्षण देकर नौकरी लायक बनाया जा सकता है। मतलब वो काम कर सकते हैं ट्रेनिंग के बाद। और बाकी के बचे 48% जो हैं वो बिल्कुल बेकार है, किसी काम के लायक नहीं। वो ग्रेजुएट हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो किसी काम के लायक नहीं है। उनकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार है। जब मेरे पास नौकरी मांगने के लिए कोई आता था बिहार से हैदराबाद में, तो मैं किसी कारखाने के एक मालिक को कहा कि भाई बड़ा गरीब है, इसको रख लीजिए आप। तो उसने कहा ठीक है, भेज दीजिए। जब मैंने भेजा तो उसके बाद उसका फोन आया। ये जो थे पटना यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे। तो जब वहां गए तो उसने फोन किया और कहा कि सर आप हमको कहिए तो इनको कोई हम आर्थिक सहायता दे सकते हैं, लेकिन ये तो 500 रुपया देने लायक भी नहीं है। इनको तो मुफ्त में भी काम कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई आप? ये तो पटना विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में पास किया है। तो उन्होंने कहा इसको फिर से पहले क्लास से पढ़ना शुरू करने के लिए बोलिए सर, ये किसी काम के लायक नहीं है। तो बिहार में जो पढ़ाई हो रही है वो किसी काम के लायक नहीं है। अगर आपको पढ़ाई में मन लगता है तो आप पढ़िए, और नहीं तो एक किताब है रॉबर्ट ई कोवासाकी, रिच डैड पुअर डैड। उसमें उसने कहा है कि जो पढ़ते हैं वो नौकर बनते हैं, और जिनके पास आइडिया होता है वो मालिक बनते हैं। कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा विद्वान नहीं था, मार्क जुकरबर्ग बहुत बड़ा विद्वान नहीं था, बहुत सारे बड़े बड़े थॉमस एडिसन बहुत बड़ा पढ़ाई नहीं किया था, पीएचडी। क्या होना चाहिए? आपको एक सपना होना चाहिए, आप में एक आत्मविश्वास होना चाहिए, और आप उस क्षेत्र में काम करिए जिस क्षेत्र में आपका मन लगता है। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है, अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आता है,
तो कृपया करके अपना समय मत बर्बाद करिए, पढ़ाई छोड़िए और उस काम को करिए जिसमें आपकी लगन हो। खेती करना भी बहुत अच्छी बात है। आजकल IIT पास करके लोग सब्जी बेच रहे हैं। तो ये जो स्विगी है, ये जो जोमेटो है और ये जो उबर है, ये ओला है, ये क्या है? ये आइडिया है। तो सब्जी बेच कर लोग अरबों कमा रहे हैं, क्योंकि उसके पास एक सपना है, एक आइडिया है। उसके पास डिग्री भले ना हो, लेकिन आइडिया है। तो बिहार के लोगों को शुरू से ही गुलामी की मानसिकता पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, इसीलिए हम लोग नौकर कोर होते हैं और बिहार पिछड़ा है। तो आपको जैसा मैंने कहा, बिहार के लिए आपका एक कर्तव्य बनता है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सबसे पहले अपने प्रति, उसके बाद परिवार के प्रति, उसके बाद राज्य के प्रति और देश के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति। हम बिहारी किसी को कुछ देने में विश्वास नहीं करते। हम लोग 99% लोग जिंदा लाश हैं, जी रहे हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं। न हम अपना कर्तव्य परिवार के प्रति निभाते हैं, न हम अपना कर्तव्य अपने प्रति निभाते हैं, न अपना कर्तव्य हम गांव के प्रति निभाते हैं, न अपना कर्तव्य हम देश के प्रति निभाते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारा गांव इतना गंदा नहीं होता। इसमें जितने सारे 300-400 अगर बच्चे हैं, अगर ये चाहें तो जहानाबाद शहर जो अभी नरक के रूप में दिख रहा है, ये नरक नहीं रहेगा। मैं जब गांवों में घूमता हूं तो ये बताता हूं कि स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं है, इसी धरती पर। और कहाँ है? अगर जहानाबाद शहर और जहानाबाद के गांवों में घूमिए तो वो नरक है, और अगर बेंगलोर और हैदराबाद की सड़कों पर घूमिए तो वो स्वर्ग है। तो जहानाबाद के गलियों को, सड़कों को किसने बनाया नरक? आप लोगों ने बनाया, आपके माता पिता ने बनाया। अगर महीना में इतने सारे बच्चे अगर सोच लें, एक स्कूल के बच्चे की हम जहानाबाद को साफ करके रखेंगे तो जहानाबाद शहर न्यूयॉर्क को परास्त कर देगा। लेकिन हम नहीं करते। हम अपने कर्तव्य को करने में विश्वास नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम जिंदा लाश हैं, हम इस धरती पर बोझ हैं। अगर हम और हमारे माता पिता अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति अगर अपना कर्तव्य निभाए रहते तो हमारे बच्चे मजदूरी करने बाहर नहीं जाते। तो ये जितने लोग हैं, आप और आपके माता पिता, बिहार के लोग, ये एक जिंदा लाश है जिनमें न करने की कोई तमन्ना है, न आत्मविश्वास है, न स्वाभिमान है। बिहार एक गाली के रूप में बाहर के शहरों और राज्यों में माना जाता है। अगर आपको बिहारी कहा जाए, इसका मतलब वो गाली दे रहा है। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम में स्वाभिमान है ही नहीं, आत्मगौरव है ही नहीं। हम अपने पड़ोसियों पर गोली चला सकते हैं, उसका बढ़ा हुआ नहीं देख सकते, लेकिन जब हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो गोली ही बंद हो जाती है। क्यों? हम कायर हैं, हम डरते हैं। गांव में अपराध क्यों होता है? क्योंकि अपराधी के विरुद्ध कोई बोलना नहीं चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहता? क्योंकि वो कायर है। क्यों नहीं बोलना चाहता? वो नकारात्मक उसकी सोच है। समाज और परिवार के प्रति उसका कोई कर्तव्य बोध नहीं है। वो इस धरती का अन्न, धरती का पानी और हवा ले रहा है, लेकिन उसके बदले में वो कुछ दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो जिंदा है ही नहीं, वो तो लाश है। और चूंकि 99% बिहार में लोग जिंदा लाश हैं, इसलिए बिहार की ये स्थिति है। भगवान ने बिहार को सब कुछ दिया है, इतने सारे लोग, इतनी प्रतिभा,
बहुत उपजाऊ धरती, गंगा जैसी नदी, सोन जैसा नदी, दोनों तरफ मार्केट, दिल्ली और कलकत्ता, कानपुर, फिर भी हम कंगाल बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? इसलिए कि हमारी मानसिकता दिवालिया हो गई, हमारी सोच नकारात्मक है। और अगर आप नौकरी करना ही चाहते हैं तो लास्ट एडवाइस, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो प्रथम अपना लैंग्वेज ठीक करिए, हिंदी और अंग्रेजी। दूसरा, आपकी गणित अच्छी होनी चाहिए, अर्थमेटिक। और तीसरा, आपकी जनरल स्टडीज ठीक होनी चाहिए। अगर ये तीनों सब्जेक्ट में थोड़ी भी आपको महारत हासिल है तो नौकरियां आपके पीछे दौड़ी चलेंगी और आप उनको बोलेंगे कि हमें ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एक पैशन चाहिए, ये हमको करना है। अगर आपको मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो पढ़ाई में समय मत बर्बाद। दूसरी पढ़ाई, दूसरा कौशल आप अपने में उत्पन्न करिए, आप बहुत आगे जाएंगे। तो आपसे जो मैं मदद मांगने आया, आप जिस गांव से चाहे जिस गली से हैं, जिस परिवार से हैं, जो काम करिए उसको बड़ी तन्मयता से करिए। महापरिवर्तन आंदोलन के 5 उद्देश्य आप अपने माता पिता को समझाइए, क्योंकि आपके माता पिता ने ही बिहार को ऐसी स्थिति में ला पटकाया। आपके माता पिता दोषी हैं बिहार को इस स्थिति में लाने के। तो हम चाहते हैं समाज में 5 परिवर्तन, और आप इसको ला सकते हैं अपने माता पिता को समझाकर, अपने परिवार को समझाकर। पहला, गांव में झगड़ा न करें। अगर इतना ही जोश है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ें, इतना ही जोश है तो अपराध के विरुद्ध लड़ें। अगर नहीं है तो कृपा करके छोटे छोटे अहंकार में गांव में हत्याएं न करें। गांव का झगड़ा गांव में ही फैसला। स्कूल, पढ़ाई करें तो अच्छी पढ़ाई करें, न तो न करें। दूसरा काम करें। और तीसरा, गांव को साफ करें, क्योंकि पूरा बिहार नरक हो चुका है। और यहाँ के जितने सारे बच्चे, अगर 5 बच्चे चाहें तो एक गांव को साफ कर सकते हैं। और अगर ये स्कूल के पूरे बच्चे चाहें तो जहानाबाद स्वर्ग हो सकता है। और अगर जहानाबाद स्वर्ग नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप भी जिंदा लाश और आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। चौथा, भ्रष्टाचार। जो कायर होता है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं लड़ता है। कोई भी सरकार, कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल इसके लिए दोषी नहीं है। मैंने एसटीएफ की स्थापना की थी 2001 में। उस समय मैंने अपराधियों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी। कई बार हमारे ऊपर भी प्राण घातक हमले हुए। एसटीएफ ने अच्छा कहा, लेकिन बाद में पता चला कि हम तो दूसरे लोगों से लड़ रहे थे जिनका बहुत दोष नहीं है। असली दोषी तो बिहार की जनता है। असली अपराधी तो बिहार की जनता है, जिसने बिहार के बच्चों के भविष्य को, बिहार के भविष्य की हत्या कर चुका है। हमारी लड़ाई अब बिहार की जनता से, यहाँ के राजनेता, यहाँ के राजनीति और यहाँ के राजनीतिक दल से नहीं। अब जो मैं लड़ाई शुरू मैंने किया है और गांव-गांव में पैदल जा रहा हूं, ये बिहार की जनता से मेरी लड़ाई है। हमारे दुश्मन कौन है? बिहार की जनता है। दोष क्या है? उनका चारित्रिक पतन। जब तक उनका चरित्र ऊंचा नहीं उठेगा, जब तक समाज के लिए वो समर्पित नहीं होंगे, अपने परिवार की भलाई नहीं सोचेंगे, जातिवाद से अलग हटकर एक अच्छे उम्मीदवार को नहीं चुनेंगे, तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता। और ये मंत्रा संस्कृति के विरुद्ध हमें काम करना है। और हमारा क्या उद्देश्य है? अगला जब चुनाव होगा मुखिया का, तो जातिवाद से अलग होगा। अगली बार जब हम गांव में आएंगे
तो गांव नरक नहीं होगा, स्वर्ग होगा। और स्कूलों में बच्चे ऐसा पढ़ेंगे कि कोई सेकंड डिवीजन नहीं पास करेगा, सब फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे, तभी बिहार का भविष्य बनेगा। जय हिंद, धन्यवाद।